हेलो गाइस, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम जो बिजनेस स्टडीज का TRE 2.0 हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। उससे अपनी प्लानिंग करेंगे कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चंस आपका बीपीएससी पूछ रहा है। क्योंकि पहला पर्पज हमारा क्या है, सबसे पहले हमें समझना है बीपीएससी को कि आखिर वह पूछता क्या है, पूछता कहाँ से है। अगर हम इन पिछले पेपर को कर लेंगे, देखिए कोई भी परीक्षा हो उसकी तैयारी करने से पहले ये जरूरी होता है कि उसके प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किए जाएं। जो उसने प्रीवियस पेपर हैं कराए हैं पेपर, उनको सोल्व किया जाए, ये जरूरी होता है। तो उसी के लिए हमने क्या सोचा है कि हम पहले जो करेंगे, पहले अपने सभी ये पेपर सोल्व करेंगे जितने भी प्रीवियस हुए हैं। उसके बाद हम नई तैयारी शुरू कर देंगे अपनी। ठीक है, सीरीज का नाम आपको पता ही हो गया होगा कि लक्ष्य सीरीज होगी हमारी। और इसमें हम अपने लक्ष्य की तैयारी करेंगे और हमारा लक्ष्य इस बार क्या होगा कि इस बार जॉब लेनी है। तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप कोई भी कमेंट में प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, हम उसको जरूर सोल्व करेंगे जैसा कि हमने कल भी सोल्व करी थी। तो आप यदि फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में और देखते हैं कैसा क्वेश्चन पेपर होगा और किस तरह के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। पहले हम उसको समझेंगे, फिर वो हम पहले हम उसको देखते हैं, उसका टेस्ट लेते हैं, फिर वो हमारा टेस्ट लेगा बीपीएससी। ठीक है, तो देखते हैं आपके पेपर को। देखिए, ये तो आपको पता ही है कि ये आपकी सीरीज बुक सीरीज जो है वो आपकी ए सीरीज है यहाँ पर। ठीक है, तो आपकी ए सीरीज दी हुई है यहाँ पर और हम सेट ए को लेकर चल रहे हैं। इसमें होता क्या, आपका लैंग्वेज होगा, जनरल स्टडीज होगी और बिजनेस स्टडीज होगी। ठीक है, और जो क्वेश्चन पेपर था वो था आपका 150 का। और आप कहेंगे कि 1.0 में कितने का था, 120 का, लेकिन अब क्या है, ये 150 का और 150 का यह पूछता है। टाइम कितना मिलता है आपको, मिलते हैं 2:30, मतलब 2 hours 30 minutes, 2 घंटे 30 मिनट आपको समय दिया जाता है। और इस क्वेश्चन पेपर में आपके पार्ट 3 होते हैं। वन में 2 थे, तो पहला पार्ट होगा आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में क्या होता है, इसमें कंटेंट होती है लैंग्वेज के क्वेश्चन जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आगे चेक होगा क्वेश्चन पेपर, अदरवाइज आपकी ओएमआर सीट चेक आगे नहीं होगी। पार्ट 2 सभी के लिए सेम होता है, इसको जनरल स्टडीज कहते हैं। इसमें आपके कुछ पोर्शन पूछे जाते हैं जीएस से, जैसे मैथ्स के भी पूछे जाते हैं, साइंस से पूछे जाते हैं और साथ ही आपके जीएस वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन हम यहाँ इनकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 में कंटेन होते हैं क्वेश्चन बिजनेस स्टडीज के। ठीक है, और सभी सब्जेक्ट के यही अलग होता है। तो ये क्वेश्चन शुरू होते हैं पार्ट 3 के आपके 71 से 150 तक। ठीक है, तो 71 से 150 तक ये क्वेश्चन आपके होते हैं। तो जल्दी से अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए थे। देखिए, अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ये हमारे जो शुरू कहाँ से होंगे क्वेश्चन, हमारे क्वेश्चन शुरू होने वाले हैं 71 से। तो 71 पर ही पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन वन देखते हैं। द स्कैटर इन अ सीरीज ऑफ वैल्यू ऑफ द एवरेज इज कॉल्ड। ठीक है, तो एक स्कैटर, एक सीरीज में क्या है, स्कैटर ऑफ वैल्यू अबाउट द एवरेज, एवरेज के बारे में जो सीरीज का स्कैटर है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, स्क्यूनेस कहते हैं, या आपकी सिमेट्री कहते हैं, या एक से ज्यादा कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं होता है। वो क्या होती है, आपकी मीडियन मोड। आपके सेंट्रल टेंडेंसी में क्या जाता है आपका, वो मीडियन होती है। ठीक है, जो बिल्कुल सेंटर में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर क्या है, नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर सॉरी, मीडियन नहीं, यहाँ पर जो होता है वो डिस्पर्जन होता है और वो आंसर दिया हुआ नहीं है, तो आंसर आपका ई होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन की एब्सोल्यूट मेजर क्या है। देखिए, यहाँ डिस्पर्जन के बारे में, डिस्पर्जन को पूछ लिया, यहाँ उसके बारे में पूछ लिया। ठीक है, तो आपको पता है जब भी हम इसकी स्टैटिक्स करेंगे तो उसको हमें अच्छे से करनी है, सेंट्रल टेंडेंसी करनी है हमें स्टैटिक्स में, और हमें इंडेक्स करना है। और इंडेक्स के साथ हमें क्या करना है, हमें हमें करना है अपना मीन मीडियन मोड को भी क्लियर कर लेना है यहाँ पर। और उसके बाद हम अपना यहाँ पर देखेंगे जो आपका इंडेक्स है, और इंडेक्स के साथ ही जितने भी आपका डाइवेशन है
स्टैंडर्ड डाइवेशन हो क्या मीन डाइवेशन हो, सभी को यहाँ पर हम डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें 72 का आंसर क्या होगा, तो 72 के आंसर को देखते हैं। तो इसका आंसर में क्या दिया हुआ है, कोफिशिएंट वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन, स्टैंडर्ड डाइवेशन, तो ये होता है आपका स्टैंडर्ड डाइवेशन। ठीक है, तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डाइवेशन। ये क्या है, डिस्पर्जन की मेजर करता है वैल्यू को। ठीक है, 70 देखिए, जो बाउले थे, बाउले का कोफिशिएंट जो था स्क्यूनेस का, वो कहाँ से कहाँ तक लाई करता था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, कहाँ से कहाँ करता है, किसी का भी हो क्या करता है वो, देखो जो कोफिशिएंट होता है, ठीक है, कोफिशिएंट हमेशा कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1 तक होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेथड ऑफ द कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। देखिए, आप प्राइमरी डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं, जो फर्स्ट टाइम कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कहीं कोई घटना हुई, जैसे ये ए है, ए के साथ कोई घटना हुई और मैं ए के पास जाऊं और सॉरी, ए के पास कोई घटना हुई और वह मैं वहीं पर खड़ा था, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने उसको नोट कर लिया, तो ये क्या है, मेरा प्राइमरी डेटा है। तो यहाँ पर इंटरव्यू में क्या कलेक्टिंग है प्राइमरी डेटा का, यहाँ पर क्या प्राइमरी डेटा होते हैं इंटरव्यू में, नहीं, उसमें तो बाद में पूछा जाता है, घटना होने के बाद। ऑब्जर्वेशन होता है, नहीं ऑब्जर्वेशन होता है। क्वेश्चनरीज होती है क्या, क्वेश्चनरीज भी नहीं होती। तो ये सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा को कहाँ कैसे कैसे कलेक्ट किया जा सकता है। तो इंटरव्यू में, ऑब्जर्वेशन में, देखो इंटरव्यू में तो नहीं किया जा सकता, वो तो सेकंड होगा। देखिए, पहली बात तो ये है आपका कि ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं किसी चीज को, तो आप जो डेटा कलेक्ट करें वो भी क्या है, प्राइमरी डेटा है। ठीक है, दूसरा, आप क्वेश्चनरीज भर के भेज रहे हैं, आप खुद भर के भेज रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, प्राइमरी डेटा होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, मोर देन द वन आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ सो रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन बिजनेस, बिजनेस में गवर्नमेंट रोल जो होता है वो क्या दिखाता है, क्या शो करता है, पॉजिटिव शो करता है, कैसे शो करता है, हाउ टू द शो द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में जो गवर्नमेंट का रोल होता है वो कैसा शो होता है, एक बार इसकी हिंदी देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। व्यवसाय में सरकार की भूमिका कैसी दर्शाई जाती है, तो कैसी दर्शाई जाती है व्यवसाय में भूमि की, गवर्नमेंट की, तो कैसी दर्शाई जाती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव या नेचुरल होती है, तो ये होती है आपकी नेचुरल। ठीक है, भाई बिजनेस में नेचुरली होगा ही, गवर्नमेंट तो होगी ही जरूर इन्वॉल्व। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी का कौन सा पार्ट नहीं है। तो इसमें तो टैरिफ रिडक्शन ये तो है, सब्सिडी इंडस्ट्री भी है, चेंज इन द कॉर्पोरेट टैक्स ये भी है, इसका मतलब यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा। कोई ऐसा नहीं है जो पार्ट ना हो इंडस्ट्री पॉलिसी का। ठीक है, सभी ये पार्ट है इंडस्ट्री पॉलिसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड नेचुरल मोनोपोलीज, मोनोपोलीज होती है एकाधिकार, मतलब जिसपे एक ही कंपनी का, एक ही फर्म का अधिकार हो, उसको मोनोपोली कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका रेलवे, रेलवे क्या आप भी बना सकते हैं, क्या आपको भी अधिकार दिया हुआ है रेलवे बनाने का, आप भी क्या रेल चला सकते हैं, नहीं, ये गवर्नमेंट को ही है, इंडियन गवर्नमेंट है। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कौन प्रोडक्शन कर रहा है, ये भी एक ही कंपनी है पूरे इंडिया में, जो मतलब एक का ही मोनोपोली है पूरे इंडिया में, इसमें ऐसे नहीं कि अलग अलग जगह गवर्नमेंट ही करे इसको भी। तो ये क्या हुई, मोनोपोली हुई, तो इसमें एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट में है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज वॉज प्रीडिजर टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से करना है, जब भी हम WTO को पढ़ेंगे तो यहाँ गैट को भी हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि आपसे कौन सी बॉडी है, तो ये गैट थी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये पहले था, इसको चेंज करके क्या कर दिया गया है, उसको WTO बना दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मेन सोर्सेज क्या है, जो मानवीय श्रम मिलता है वो कहाँ से सबसे ज्यादा मिलता है, एक्सपेंडिचर ऑन द जॉब ट्रेडिंग, एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन, जनरल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉय, या मोर देन वन।
तो ये होता है आपका एक्सपेंडिचर ऑफ एजुकेशन। जैसे आप एजुकेशन पर, जितना भी आप एजुकेशन पर खर्च करेंगे, उससे क्या होगी आपकी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंडिया में जरूर होगा, उससे होता है। ठीक है, मेजर सोर्सेज है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is example of self-employed program in India? तो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम इन इंडिया वो क्या था? स्वराज जयंती, शहरी रोजगार योजना थी, बिल्कुल था, ये भी रोजगार की थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये भी थी। मुख्य मंत्री रोजगार, ये तीनों ही थी, इसका मतलब डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एज पर द कैलोरी एस्टिमेट ऑफ द पॉवर्टी फॉर रूरल इकोनॉमी, तो बताइए कितनी कैलोरी, या एज पर द कैलोरी एस्टिमेट, एस्टिमेट जो कैलोरी था कि एक दिन में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, वो पुअर पुअर और वो भी क्या पुअर्टी के लिए, कि इतनी जरूरी है। तो वो कहाँ की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं रूरल की। रूरल मतलब ग्रामीण, गांव क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में। तो कम से कम देखिए भाई, 24 कैलोरी तो होनी चाहिए। अगर कोई 24 कैलोरी भी भोजन नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब वो कहाँ आ जाता है? वो पोवर्टी में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज सजेस्ट दैट फर्म सीक टू पेंट्रेट न्यू मार्केट ओवर टाइम? तो यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन से सिद्धांत के अनुसार कंपनियां नए नए मार्केट में प्रवेश करना चाहती हैं? ठीक है, कंपनियां क्या चाहती हैं? नए मार्केट में प्रवेश करना चाहती हैं कंपनियां। तो ऐसा कौन सा यहाँ पर सिद्धांत है? तो ये होगा आपका, क्या इम्पैक्ट मार्केटिंग थ्योरी होगी, या आपकी प्रोडक्शन साइकिल थ्योरी? हाँ बिल्कुल, प्रोडक्शन साइकिल थ्योरी होती है। ठीक है, और थ्योरी ऑफ कॉम्पिटिटिव ये नहीं है मोर, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। डंपिंग रेफर, तो डंपिंग क्या होता है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डंपिंग होता है सेल ऑफ गुड्स अबोर्ड abroad at a lower price below their cost and their home market। देखिए आप क्या करें, आपकी यहाँ होम मार्केट में, आप इंडिया में तो वो चीज़ महंगी है, ठीक है, आप उसको बाहर एब्रोड जाकर क्या करें, लोअर प्राइस पर बेच रहे हैं। ऐसा क्यों करते हो भैया आप? डंपिंग क्यों कर रहे हैं आप? इसका मतलब ये होता है कि आप पकड़ जमाना चाहते हो बाहर के बाजार में। जैसे चाइना, चाइना हमारे यहाँ पर आके सस्ती चीजें बेचने लगे, क्योंकि वो क्या जमाना चाहता है? वो अपना अधिकार जमाना चाहता है यहाँ पर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं डंपिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम इसको शामिल करेंगे आगे भी। इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डेफर बिकॉज, ये दोनों अलग अलग होते हैं। देखिए एक आपका घरेलू है और आपका एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार है। तो ये दोनों अलग हैं, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट होते हैं दोनों? तो क्योंकि उनमें गवर्नमेंट पॉलिसी अलग अलग होती है, क्योंकि उनमें इम्बोबेलिटी फैक्टर्स होता है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ बाधाएं होती है। जैसे हमारे यहाँ पर कुछ अलग नियम कायदे कानून है, इंटरनेशनल में कुछ अलग होंगे, दोनों के अलग अलग कायदे कानून है। तो इन चीजों पर ये डिफरेंट होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका? एक से ज्यादा। ठीक है, डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कॉल्ड। अगर गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पॉलिसी बनाती है, तो उसको बोलते हैं कॉमर्शियल पॉलिसी। ठीक है, ये पॉलिसी, ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी पॉलिसी होती है? वो कॉमर्शियल पॉलिसी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टर टू डिस इन्वेस्ट एंड इन्वेस्ट। तो आइडेंटिफाई द रिलेटेड फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का वो फंक्शन बताना है जो स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? अवसर देता है, इन्वेस्टर को अवसर देता है कि वो इन्वेस्ट भी कर सकता है, इन्वेस्ट भी कर सकता है, मतलब अपना पैसा निकाल भी सकता है और अपना इन्वेस्ट कर भी सकता है। तो ऐसा मौका देता है कौन? आपका स्टॉक एक्सचेंज। तो पूछ रहे हैं कि बताइए इसको इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है स्टॉक एक्सचेंज का? स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शन पूछ रहे। स्टॉक एक्सचेंज को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये आप लिखते रहना। वैसे मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें बताया है कि किस टॉपिक से कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन किस को टॉपिक से पूछे गए, और ज्यादा कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। कि मैंने वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा था, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन आपका बी होगा। ठीक है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Name of the principle management suggested by the Henry Fayol, which advocate that there should be good superiors at all level।
क्लियर एंड फेयर अरेंजमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ द पेनल्टीज। तो फ्यूल हेनरी फ्यूल थे, हेनरी फ्यूल और टेलर को हम दोनों को पढ़ने वाले हैं डीप में। तो इन्होंने बताया था, पहली बात तो ये बात जो कही गई थी, देखिए फ्यूल ने 14 प्रिंसिपल दिए थे, तो 40 प्रिंसिपल में फ्यूल ने कहीं भी ये नहीं कहा था। और जब ये फ्यूल ने नहीं कहा तो ये पूछ क्यों रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, नन ऑफ द अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी। टाइम स्टडी जो कि टेलर ने दी थी, तो टाइम स्टडी तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों क्यों ये इस टाइम स्टडी दी गई थी, ये की टेक्निक थी। और इसका आंसर होगा आपका टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द वर्कर टू द एम्प्लॉयड, कि ये डिटरमाइन करना कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयड होंगे, ये भी है। द फॉर्मुलेट्स सुटेबल इंसेंटिव स्कीम, इंसेंटिव स्कीम चलाना, ठीक है, इंसेंटिव स्कीम चलाना कि कौन कितना समय काम करता है। कैलकुलेट द लेबर कॉस्ट, और लेबर कॉस्ट नहीं, ये नहीं था। तो देखिए दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, डी। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्क स्टडी टेक्निक इंक्लूड। तो जो कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ उसकी ऑब्जेक्टिव पूछ लिया, यहाँ उसको टेक्निक को ही पूछ रहा है। जो कॉन्सेप्ट है वर्क स्टडी का, टेक्निक का, वो इंक्लूड क्या इंक्लूड करता है, वर्क स्टडी में टाइम स्टडी होता है, मोशन स्टडी होता है, फैटिक स्टडी होता है। देखिए फैटिक होती है आपकी थकान, तो फैटिक स्टडी होता है, या मोर देन वन। तो इसका होगा आंसर मोर देन वन, क्योंकि इसमें मोशन भी देखा जाता है, इसमें टाइम को भी देखा जाता है वर्क में, और फैटिक को भी देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस के सिंह wants a increase the sale of his business by 15% in next quarter. Identify the type of the plan being described in the above. तो ऊपर कौन से प्लान की यहाँ बातें हो रही हैं, जो आपके सिंह साहब हैं, एस के सिंह हैं, वो क्या चाहते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी सेल को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस में उसकी सेल को बढ़ाना चाहते हैं 15%। तो इसको मेथड कहेंगे, ऑब्जेक्टिव कहेंगे, स्ट्रेटेजी कहेंगे, या इनमें से मतलब मोर देन वन। तो सही आंसर होगा आपका इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या ऑब्जेक्टिव उनका, उनका ऑब्जेक्टिव कि वो अपने जो नेक्स्ट क्वार्टर आ रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर मतलब 3 मंथ्स, 3 मंथ्स के कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है, तो एक साल में। तो जो 3 महीने हैं आने वाले, उस 3 महीने के लिए उन्होंने प्लान किया है, तो आंसर क्या होगा आपका बी, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सक्यूज मी। सो आइडेंटिफाई द स्टाइल ऑफ लीडरशिप, लीडरशिप का स्टाइल पूछा हुआ है। इन द विच ऑफ द सुपीरियर यूज फाइल फोर्स, फाइल फोर्स फ्रॉम द विदन द ग्रुप ऑफ द ऑर्डर इन द एस्टेब्लिश कंट्रोल। तो लीडर स्टाइल किसमें पूछ रहा है, जिसमें सुपीरियर क्या करता है, फाइल फोर्स फ्रॉम विदन द ग्रुप इन द ऑर्डर। तो इसमें मतलब इसमें क्या है कि लीडर चाहता है, जो सुपीरियर होते हैं, वरिष्ठ होते हैं, वो वरिष्ठ चाहते हैं कि ग्रुप में किस तरह से फाइल कंट्रोल कैसे किया जाए, कैसे एस्टेब्लिश किया जाए कंट्रोल, और वो भी किससे करना है उनको कंट्रोल, फाइल फोर्स से। फाइल फोर्स एक टेक्निक है, इससे वो क्या करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं अपने ग्रुप को। तो यहाँ पर कौन सा आपका आंसर होगा, तो वो होगा आपका, इसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव लीडरशिप, ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेटिव लीडरशिप। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉफिट डू नॉट हैव टू बी शेयर्ड, प्रॉफिट नहीं शेयर किया जाता है, ठीक है, प्रॉफिट शेयर नहीं किया जाता है। दिस स्टेटमेंट रेफर टू, ये कंपनी में होता है, नहीं, कंपनी में तो प्रॉफिट जो होगा वो बटेगा डिविडेंड के रूप में। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में होता है, ऐसा भी नहीं होता। इसमें भी क्या है, जो भी होगा बिजनेस, वो जितने भी परिवार के मेंबर हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, जो भी प्रॉफिट होगा वो किसी को नहीं बटना, वो डिस्ट्रीब्यूट शेयर नहीं होना, जो भी होगा इसी के पास रहना है, ठीक है, जो भी, क्योंकि अकेला मालिक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि अकेला मालिक है, सारा प्रॉफिट इसे मिलेगा, प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ता, किसी को बांटना नहीं पड़ता। तो ये सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड, देखिए ये है फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था पिछली वीडियो में भी। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखते हैं अपना इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी द प्रिंसिपल फॉलोड, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा सिद्धांत फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो ये वन मैन वन वोट होता है, वन शेयर वन वोट होता है, मल्टीपल वोट होता है, या आपका इनमें से एक से ज्यादा, तो ये होता है वन मैन वन वोट। ठीक है, किसके कितने भी पैसा लगाया हो, लेकिन एक आदमी एक ही बार वोट कर सकता है। अगर कोई ऐसा मामला आता है जिसमें वोट की जरूरत है, तो एक आदमी एक ही वोट करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी में। ठीक है, कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में? मिनिमम 10 मेंबर। ये भी क्वेश्चन पहले पूछा गया था कि मैक्सिमम और मिनिमम नंबर जो होते हैं इनमें मेंबर के कितने होते हैं सभी में, कोऑपरेटिव में, हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी प्राइवेट और जो आपकी पब्लिक कंपनी है उनमें। तो कह रहे कर्ता इन द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हैज, जो कर्ता होता है, ये कर्ता कौन होता है? जो फैमिली में, जैसे फैमिली में सभी भाई हैं लेकिन इनमें जो सबसे बड़ा है उसको यहाँ बिठा देते हैं, वो उसको क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ठीक है, तो वो कर्ता जो होता है उसकी जो लाइबिलिटी भी होती है कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। ठीक है, उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है, मतलब बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है तो वो अपनी पर्सनल एसेट को भी लाकर इसमें लगाएगा। बाकी सभी मेंबर की क्या होती है? लिमिटेड होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, ये पहले भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन आपका 1898। इसमें क्या हुआ था आपका? जो आपका क्या था? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी इंडिया में, एक्ट पास हुआ था। एक्ट की बात करें कि एक्ट पास कब हुआ था? 1989 में। ठीक है, द न्यू इंडियन एश्योरेंस कंपनी वोज एस्टेब्लिश इन, जो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी जो एस्टेब्लिश हुई, जो शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी आपकी 1919 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट चेयरमैन था? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से याद करें। ठीक है, तो वो था डॉक्टर एस ए देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे पुराना, पूछ रहे हैं सबसे पुराना, ओल्डेस्ट, तो सबसे पुराना जो बैंक था वो था आपका इंडियन बैंक या इलाहाबाद बैंक, इसका नाम इंडियन बैंक था। ठीक है, ये था आपका इंडियन बैंक। इनमें इनमें सबसे पुराना कौन सा था? इंडियन बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वॉज, लेकिन जो इंडिया में सबसे पहले जो बैंक आया वो कौन सा था? वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। सबसे पहले जो बैंक आया वो कौन सा बैंक था आपका? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट, साइन ऑफ रुपीज दिस, देखिए रुपीज का जो ये साइन था इजा, ये देवनागरी लेटर है या रोमन लेटर है, संस्कृत लेटर है, किसका लेटर है? तो देखिए ये जो आपका ये देवनागरी भी है और इसमें संस्कृत भी है, तो इसमें मोर देन वन। कह रहे हैं इफ द प्रपोज्ड नॉमिनल कैपिटल इज मोर देन 25 लाख एट द टाइम ऑफ द इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, देन द कंपनी नीड्स टू सबमिट, तो कंपनी को क्या सबमिट करना पड़ेगा? कंपनी की जो नॉमिनल कैपिटल है वो 25 लाख रुपए से ज्यादा है, तो कंपनी जब इनकॉर्पोरेशन मतलब रजिस्ट्रेशन करा रही है, तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है तो उस समय उसको जमा करना होता है, सबमिट करना होता है, आपका सर्टिफिकेट ऑफ कैपिटल भी देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी, कोई भी कंपनी इन विच नॉट लेस द 51% ऑफ द पेड अप शेयर ऑफ कैपिटल, कि जिसमें कम से कम क्या होती है? 51% जो शेयर होता है किसका? हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केंद्र सरकार उसका होगा 51%। मतलब अगर कंपनी की 5 लाख रुपए की आपकी कैपिटल है पेड अप, तो उसका आधा कितना हुआ? 2.5 लाख, तो 2.5 लाख से थोड़ा सा ज्यादा किस पे होना चाहिए? सेंट्रल गवर्नमेंट पर होना चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट पर होना चाहिए या ओनली हेड ऑफ द शेयर होल्डर? ये ए और बी दोनों आंसर है इसके। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा आपका? डी, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रोस प्रॉफिट किसके इक्वल होता है?
तो ग्रोस प्रॉफिट इक्वल होता है आपका नेट सेल में से कॉस्ट को कम कर दो, ग्रोस प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखो ग्रोस प्रॉफिट का मतलब है कि जितने में आपने बेचा, सेल करी है, उसमें से आप कॉस्ट कम कर दो तो आपका आ जाएगा। और साइन उसमें अकाउंट में ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कह देते हैं इसको, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कह देते हैं। ठीक है, तो आप आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, correct cost and income for the manager, cost and income for manager, company tax liability for a particular year according to provide information on, मतलब अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग है वो, अकाउंटिंग जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, अब किसको करता है, कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अकाउंटिंग, कॉस्ट एंड इनकम, इनकम फॉर मैनेजर, मैनेजर को कॉस्ट की और इनकम के बारे में बताता है। हम्म, तो हाँ बताता है। मैनेजर को कौन बताएगा, अकाउंटिंग करते हैं हम, अकाउंट बनाते हैं तो वही तो बताता है अकाउंटिंग हमारा, मैनेजर को क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, कहाँ क्या किसकी जरूरत है। या कंपनी टैक्स लाइबिलिटी फॉर द पर्टिकुलर ईयर, कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी भी आती है सामने, बिल्कुल सही बात है, हमें पता चल जाता है इतनी हमारी इनकम है, अब इतना टैक्स देना है, ये भी सही है। फिनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन की, एक फर्म की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, वो भी बताता है, ये भी बताता है, तो आंसर क्या होगा, डी, मोर देन वन। नेक्स्ट, आइडियल वैल्यू ऑफ द करंट रेशो, देखिए अकाउंट वाले भी आपके यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, एक्चुअली ये क्यों पूछे जाते हैं सुनिए। ये आपके मैनेज, ये आ जाते हैं आपके बिजनेस मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट के जो टेक्निक होती हैं, टूल्स होती हैं, वो आपके होते हैं, रेशो होता है, कैश फ्लो होता है। तो इसलिए यहाँ पर कॉम्परेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये सब क्या हो जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब क्या है, टूल्स हैं मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पूछे गए हैं। तो करंट आइडल रेशो क्या होता है आपका, 2:1 होता है। ठीक है, 2:1, और क्विक रेशो होता है 1:1। रेशो हम इसको अकाउंट में भी कराते हैं वैसे, रेशो का चैप्टर, और कल रेशो की ही वीडियो आनी है, कल मीन्स परसों। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, और जो पेटेंट होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, इनको हम करंट एसेट कहते हैं, इंटेंजिबल एसेट कहते हैं, टेंजिबल एसेट के इन्वेस्टमेंट कहते हैं एक से ज्यादा। तो इसका आंसर होगा इंटेंजिबल एसेट, ये हमारी इंटेंजिबल एसेट में इंक्लूड होती हैं, जैसे आपकी गुडविल है जो दिखाई नहीं दे सकती, जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what are the different टाइप ऑफ लिक्विडिटी रेशियो, तो जो लिक्विडिटी रेशियो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं, तो लिक्विडिटी रेशियो में दो ही रेशियो आते हैं आपके, एक तो आपका करंट रेशियो होता है, और एक आपका एसिड टेस्ट रेशियो होता है। और इसका दो नाम क्या क्या है इसके, इसके दो भी नाम है, दो नाम कौन कौन से हैं, इसके दो नाम है, इसको आप एसिड टेस्ट क्विक रेशो भी इसको कह देते हैं, एसिड टेस्ट भी कह देते हैं, क्विक रेशो भी कह देते हैं, लिक्विड रेशो भी कह देते हैं। तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी दिखाते हैं वो दो रेशो हैं आपका, एक 2 और एक क्या है आपका 5। तो देख लीजिए 2 5 कहाँ है, ये रहे, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, बताना है आपको, स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं कि सही स्टेटमेंट कौन सा है। तो ह्यूमन वैल्यू सिस्टम प्ले विटाल रोल इन द टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल सही है, ह्यूमन तो रोल प्ले करता ही है बहुत बड़ा। वैल्यू गिव्स द रियल मीनिंग टू टोटल क्वांटिटी मैनेजमेंट एफर्ट, ये भी सही है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, ये भी सही है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा आपका, डी, एक से ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं 2x 3y एंड 4y बराबर 5z, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड, बस रेशो पूछा है x की और z की, तो आप बता सकते हैं इसकी x की क्या क्या रेशो है आपका यहाँ पर। तो x क्या है, x की वैल्यू क्या दी है 3y, आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3y कह सकते हैं, और इनटू आपका 2 भी होगा, क्योंकि 2 इंटू एक्स की वैल्यू आपको रखनी है, और रेशियो फिर कह रहे हैं जेड, तो 5 इंटू जेड की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 5 जेड की वैल्यू है 4y, तो 5 जेड की वैल्यू है 4y, तो 4 क्या होगा उधर जाकर अपॉन में पहुंच जाएगा, सॉरी यहाँ एक बार इसको दोबारा देखते हैं, तो दोबारा इसको देखेंगे यहाँ पर, देखिए समझिए, इसने कहा है, इसने कहा है कि 2x इजिकल टू क्या है 3y, अब आपको y की वैल्यू, x की वैल्यू चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर लिखनी है। तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकलेगी,
आप एक्स को यहीं छोड़ेंगे, ये जो 2 है मल्टीप्लाई में इधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, अपॉन में चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 3y/2। तो एक्स की जगह लिख देते हैं, यहाँ पर ये पूछा है तो एक्स की जगह लिखेंगे 3y/2। बीच में क्या है, रेशो है। उसके बाद जेड की वैल्यू, अब ऐसे जेड की वैल्यू लाएंगे। देखिए जेड की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर 4y बराबर क्या है आपका 5z। आपको जेड की वैल्यू निकालनी है तो 4y के नीचे चला जाएगा 5। तो ये जेड की वैल्यू आ गई। अब जेड की वैल्यू आप यहाँ लिख दीजिए 4y/5। अब इसको क्या करेंगे आप, दो रेशो हो गए, दोनों में 10 के मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 के मल्टीप्लाई यहाँ, 10 के यहाँ, इससे क्या होगा, 2 10 को 5 टाइम काटेगा। ठीक है, तो 5 जा 10, और 5 10 को 2 टाइम्स काटेगा। 5 2 जा 10, तो क्या आ जाएगा आपका 3 5 जा 15। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4 2 जा 8। वाई से वाई कट जाएगा, जब आप नीचे वाई दोनों में डिवाइड करेंगे वाई भी खत्म हो जाएगा, तो 15 और 8 आ रहा है। आंसर आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है। देखिए अगर सोल्व करेंगे काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि जब इस चैप्टर को करेंगे हम तो पूरी तरह से सभी इक्वेशन हम सोल्व करेंगे। मैथ की आप टेंशन ना लें, मैथ की तैयारी में बहुत अच्छे से आपकी बढ़िया तैयारी करा दूंगा एकदम। नेक्स्ट देखते हैं, अरुण रेज द प्राइस ऑफ हिज product by 40%, how much discount should be given so that sale product no profit no loss। तो ये कह रहे हैं कि बताइए किस पर ये बेचना चाहिए। तो यहाँ पर तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है जिसमें ना लॉस हो ना प्रॉफिट, तो ई होगा आपका यहाँ पर इसका आंसर। तो ये आगे कह रहे हैं आपका, देर इज अ 10% डिस्काउंट ऑन द डजन पर ट्राउजर मार्केट एट 8,000, हाउ मेनी पेयर ट्राउजर कैन बी बोट ऑफ ₹24। हाँ, तो आपको देखो 10% डिस्काउंट भी देना है, और डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद देखेंगे कि एक डजन मतलब 12 जो चीजें हैं वो 8,000 की हैं। 12 चीजें कितने की हैं, 8 की। 10% डिस्काउंट दे देंगे तो आपका आ जाएगा 800, इसका मतलब 7,200 की हैं। ठीक है, 12 चीजें कितने की हैं, 12 चीजें हैं यहाँ पर 12, 12 कितने की है 72 की। तो एक कितने की होगी, 12 छिंग 72, 600 रुपए की। तो एक 600 की है। तो बताइए 2400 में कितनी आ जाए, 2400 रुपये में कितनी आएंगी, 6 चौक 24। तो आंसर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैथ्स की तो आप टेंशन नहीं लेना, मैथ तो आपको ऐसा करा दूंगा एकदम साफ। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, तो इम्प्लीमेंटेड कब हुआ था इंडिया में जीएसटी का, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी की जो रेट दी हुई है एप्लीकेबल उन वो क्या क्या है, मतलब किस किस रेट से जीएसटी लगती है। तो जीएसटी लगती है आपकी 0, 6, और आपके 0 सॉरी 6 नहीं होता, 0, 5। ठीक है, जीएसटी की जो स्लैब दी हुई है वो है 0, 5, 12, 18 और 28। तो कौन सा आंसर सही मैच करेगा आपका, सी। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखें। देखिए ये आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए, 0, 5, 12, 18, 28। और अगर इसमें चेंज होता है तो उसका भी आप ध्यान रखें कि चेंज भी अगर होता है तो आप भी चेंज कर लें अपनी नॉलेज में। ठीक है, नेक्स्ट, तो जीएसटी जो होता है इसमें आई जो है, पूछ रहे हैं व्हाट डज आई इन आईजीएसटी। तो आईजीएसटी में ये क्या बताता है, तो ये बताता है आपका नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा नहीं, क्योंकि ये होता है इंटरगेटेड। अब यहाँ पर इंटरगेटेड है नहीं वर्ड, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका नन, कोई सा नहीं। ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर जहां पर आपको सेल टोटल कॉस्ट और सेल जो होती है एंड टोटल कॉस्ट लाइन इंटरेक्ट एक दूसरे को इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेप्रिशिएशन अच्छा ये नहीं हुआ, 113 नहीं हुआ अभी। डेप्रिशिएशन इज जनरेटेड, वैसे ऊपर हो गया था क्या, ऊपर का 12 तो हो गया, और आपका 13 नहीं हुआ, 13 को भी देखते हैं। डेप्रिशिएशन इज जनरेटेड ड्यू टू, तो जो आप डेप्रिसिएशन जनरेट करते हैं, डेप्रिसिएशन क्यों लगाया जाता है, नॉर्मल वियर और टीयर जो होती है उसके लिए। तो इसमें कौन सा होगा, नॉर्मल वियर एंड टीयर। डेप्रिसिएशन कैलकुलेटेड किया जाता है डिमिनिशिंग मेथड में, जो डिमिनिशिंग मेथड होता है, और एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो ये डिमिनिशिंग की बात करें तो डिमिनिशिंग में क्या होता है, जो भी बुक वैल्यू होती है उसी पर आपका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर ऑलवेज हमेशा 100 होगा।
जब भी आप बेस ईयर की बात करेंगे तो इंडेक्स के लिए आप 100 लेते हैं, ठीक है। कह रहे हैं फिशर का जो मेथड कैलकुलेटिंग इंडेक्स था वो किस पर बेस था, तो वो आपका फिशर का बेस था आपका ज्योमेट्रिक मीन पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 120 तक हो गया, मैं ऑलरेडी 20 करा चुका। आगे बढ़ते हैं 121 से। आगे पूछ रहे ब्रेक इवन पॉइंट स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू, तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है उसका जो स्लोप होता है, तो उस स्लोप को पूछ रहे हैं। तो उसका स्लोप होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। 122 की बात करें यहाँ पर, तो इफ द नॉमिनल rate of interest is 10% per annum and 3 are quarterly compounded, then effective rate of the interest तो क्या होगी। देखिए जब भी क्वार्टरली की बात होती है तो आपको क्या करना है, आपको टाइम में मल्टीप्लाई करनी है किसकी, आपको 4 की करनी है, और आपकी जो रेट है, रेट में डिवाइड करना है 4 से। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों कराएंगे, डोंट वरी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। present value table for the annuity present value tables for annuity cannot be straight always applied various stream of the cash flow, this statement is, तो ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, ये बिल्कुल सही है। क्या सही है, ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है टेबल की एन्युटी एन्युटी के लिए कैन नॉट बी स्ट्रेंथ ऑलवेज, वो स्ट्रेंथ नहीं होती है हमेशा अप्लाइड अलग अलग स्ट्रीम पर कैश फ्लो में, ठीक है। और 24 देखते हैं। द कोड ऑफ कंडक्ट डज नॉट इंक्लूड, तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या नहीं आता, रूल होते हैं, मोरलिटी होती है, डिसऑनेस्टी नहीं होती, ऑनेस्टी होती है। तो सही आंसर आपको ये होगा, क्योंकि इसने कहा क्या नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, एक रूल, रूल का संग्रह, कि आपके स्कूल में क्या क्या रूल हैं, वो सब वो क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। कार्य को करने के क्या क्या रूल हैं यहाँ पर। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच स्पेशलाइज नॉलेज इज रिक्वायर्ड, देखिए क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ऐसी कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें जरूरत होती है कि स्पेशल नॉलेज की, तो वो होता है आपका प्रोफेशन, टीचर, वकील, डॉक्टर। अगर आपको ये बनना है तो इसमें आपको एक प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। सक्सेसफुल मैनेजमेंट इंश्योर क्या करता है, अगर एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट है, सफल मैनेजमेंट आपके यहाँ है, तो वो क्या करेगा, गोल अचीव करेगा विद कम से कम कॉस्ट में, अपने उद्देश्य को प्राप्त करेगा, सही बात है। टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल, गोल को समय पे पूरा करेगा। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को पूरा यूज करेगा। इसलिए आंसर क्या होगा आपका, डी होगा, एक से ज़्यादा। ये सारे काम करेगा अगर अच्छा मैनेजमेंट है। फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट रिलेटेड टू द प्लेसिंग द राइट प्लेस एट द राइट जॉब, देखिए एक ऐसा फंक्शन होता है मैनेजमेंट का जिसका काम होता है कि सही जगह पर सही पर्सन का सिलेक्शन होना चाहिए। अब जब बात सिलेक्शन की आ गई तो ये आपको तो पता ही होगा, स्टाफिंग में आएगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट देखते हैं। इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा कौन सा फोर्स है जो जितने भी फंक्शन होते हैं उनको सबको बांधे रखता है, ठीक है। तो वो होता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, मतलब मैनेजमेंट की आत्मा कहा जाता है कोऑर्डिनेशन को, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इससे क्या होता है, सभी मैनेजमेंट के फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन द बैंकिंग बिजनेस, जो बैंकिंग बिजनेस होता है उसमें अधिक से अधिक कितने मेंबर्स हो सकते हैं। अब 10 कर दिए गए हैं, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपका ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे ज्यादा तरह का पॉपुलर है, कौन सा बिजनेस का फॉर्म है, और वो जो सबसे सिंपल होगा, सबसे सिंपल क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप। किसी से यार 100 रुपए का माल लाओ, उसको 110 में बेच दो, फिर 100 का लाओ, फिर 110 में बेच दो, कोई रूल नहीं, रेगुलेशन नहीं, किसी को शेयर नहीं करना कुछ, सबसे सिंपल है ये। कोऑपरेटिव प्ले इंपॉर्टेंट रोल, तो जो कोऑपरेटिव है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। कहाँ, वो कहाँ करती है, एरोस्पेस में या एग्रीकल्चर में या मैन्युफैक्चरिंग में, तो इसका ऑप्शन होगा आपका बी, एग्रीकल्चर में सबसे अच्छा रोल प्ले करती है। उसमें कोऑपरेटिव आपने देखा होगा, फार्मर के लिए अलग बनाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी, खाद वगैरह बीजों के लिए, और बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ई ओ यूज स्टैंड्स फॉर, तो ई ओ यूज क्या बताता है, तो ये बताता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द MSMED, देखिए बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ये कब
आया था। ठीक है, एमएसएमई आपका ये कब आया था? तो ये आया था आपका अक्टूबर 2016 में। आईएसओ 9000 इज अ कंसर्न विद, ये किसको कहा जाता है? एक्सपोर्ट को कंसर्न होता है ये आईएसओ 900, या क्वांटिटी के लिए या क्वालिटी के लिए, किसके लिए ये प्रमाणित किया जाता है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन 900 किसके लिए दिया जाता है? तो ये जो होता है, ये होता है आपका क्वालिटी के लिए, कि हाँ भाई क्वालिटी अच्छी है। Expansion from paying tax from 5 year to 10 year is known। 5 year 10 year की जो एक्सेप्शन देना, छूट देना, ठीक है, टैक्स पे करने में, उसको क्या कहते हो? टैक्स डिडक्शन कहोगे, टीडीएस कहोगे, ओएट कहोगे, या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, एनएसआईसी वॉज सेटअप। तो एनएसआईसी कब सेटअप हुआ था? तो ये आपका सेटअप हुआ था, इसमें इसकी डेट ही नहीं दी हुई है। क्यों डेट नहीं दी हुई है? क्योंकि देखिए इसमें 82 है, 75 है, 65 है, लेकिन 55 नहीं है। इसके जो हुआ था, ये हुआ था 1955 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए थोड़ा आपका जनरल अवेयरनेस पर डिपेंड करता है। तो पूछा गया है, विच ऑफ द वन विच ऑफ द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अमंगेस्ट इंडियाज मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। मेजर बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर, मुख्य ट्रेडिंग पार्टनर, बिजनेस का कौन सा साझेदार हमारा नहीं है? हमारा कौन सा नहीं है? यूएसए नहीं है, या आपका न्यूजीलैंड नहीं है, यूके नहीं है। देखो यूके भी है हमारा, यूएसए भी है, लेकिन न्यूजीलैंड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द ओन्स अमन कंट्री। आप जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो अपने देश की बाउंड्री से बाहर बना रहे हैं, वहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फॉरेन ट्रेड। ठीक है, आप बाहर बना रहे हैं, बाहर बेच रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, घरेलू बिजनेस का कौन सा पार्ट नहीं है? लैंड, लेबर, कंज्यूमर। तो इसका आपका कंज्यूमर होते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आपके ये घरेलू हैं, ये तो बाहर भी हो सकते हैं, इंटरनेशनल भी हो सकते हैं। लैंड लेबर आप अपने देश से ही लेंगे। द थ्योरी ऑफ द कोऑपरेटिव कोस्ट एडवांटेज इज गिवन। तो जो कोऑपरेटिव कोस्ट एडवांटेजेस इज गिवन थ्योरी, वो किसने दी थी? तो वो आपकी दी गई थी डेविड रिचर्ड ने। ठीक है, डेविड जो रिकार्डो थे, रिकार्डो, डेविड रिकार्डो, इसको आप याद रखना, रिकार्डो ने इन्होंने लगान की भी थ्योरी दी थी रिकार्डो ने, ये भी याद रखना आपको। लगान को भी यही लेकर आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द इंडियाज शेयर इन वर्ल्ड। इंडिया का वर्ल्ड में कितना शेयर है? तो कितना शेयर इंडिया का वर्ल्ड में, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है कितना शेयर इंडिया का वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसका मतलब ई होगा। अब है क्या ये? तो देख, तो यहाँ ये तो पूछ रहा ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये देखो इसकी, ये नहीं कह रहा कि इंडिया का शेयर कितना है इन द वर्ल्ड, किस चीज में शेयर? जीडीपी में, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, इसलिए क्या आंसर होगा इसका? नन ऑफ द अबव। लेकिन अगर यहाँ बात करें, जैसे जीडीपी की बात करें, जो जीडीपी हमारी जो है वर्ल्ड का, वो 10%। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मेन तो जीडीपी होता है ना, वो यहाँ पे दिया हुआ भी नहीं है। तो सिल्क रूट जो था वो इंडिया में किस किस के बीच था? तो किस किस के बीच था आपका सिल्क रूट? तो वो था आपका चाइना और रोम के बीच। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर डब्ल्यूटीओ फॉर्म। तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1995। और गेट, देखिए शुरू में भी इसके बारे में क्वेश्चन काफी पूछे थे। दो क्वेश्चन हुआ, दो या चार क्वेश्चन हो गए, बताओ। ऐसे टॉपिक को हमें बहुत अच्छे से करना है। इन विच ईयर, तो कौन सी ईयर में गेट की स्थापना हुई थी? तो वो इनमें नहीं दिया हुआ है, कौन सा है वो? 19, वो था आपका। ठीक है, तो इसमें कोई नहीं है, क्योंकि ये 1947 में। ठीक है, 1947 में 1 जनवरी को ये आया था। ठीक है, वो इसमें आंसर है नहीं 1947। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट पेज यही है हमारा आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ओन फंक्शन, सोर्सेज फाइनेंस और जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन दोनों में से आपको बताना है कि बताइए इनमें से कौन सा इंक्लूड करता है खुद का फंड। तो खुद का फंड किस में होता है? फाइनेंस ऑफ जॉइंट स्टॉक में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल में, या रिटेन्ड अर्निंग में होता है, प्रेफरेंस शेयर में होता है, या किस में होता है? मतलब आपको बताना है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए इसे कहाँ से फंड मिलता है। इक्विटी शेयर कैपिटल होती है इसके पास, रिटेन अर्निंग होती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, या एक से ज्यादा? तो यहाँ पर होता है एक से ज्यादा।
रिटेन अर्निंग भी होती है इसके पास जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए, इक्विटी शेयर भी होते हैं, प्रेफरेंस, ये तीनों को ही इसे भी यूज कर सकता है और इन्हें भी यूज कर सकता है। बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है, 11th क्लास का ये क्वेश्चन है। ठीक है, 11th क्लास में भी कौन सा चैप्टर होगा ये, रिटेन अर्निंग, फिनेंस, फिनेंस का होगा। ठीक है, ये है सोर्सेज ऑफ फिनेंस। कंपनी जनरली इनवाइट पब्लिक डिपॉजिट्स फॉर अ पीरियड, तो पब्लिक डिपॉजिट कितने दिन के लिए कर किए जा सकते हैं, ये यहाँ पर दिया ही हुआ नहीं है क्योंकि इसका सही आंसर, और वो है सही आपका 3 ईयर। तो जनरली 3 ईयर के लिए जो कंपनी है वो पब्लिक के डिपॉजिट को ले सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडस्ट्री फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI वॉज established इन, तो कब स्टेब्लिश हुआ था, ये हुआ था जुलाई 1948 में। मैंने आप इनकी लिस्ट बना के तैयार की हुई है आपके लिए, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी सबकी डेट में उसमें डिफाइन करा दूंगा, और एक स्टोरी बना के करा दूंगा। आप डोंट वरी, आप फिक्र ना करें, आराम आसानी से हो जाएगा। ADR आर इशूड, तो ADR इशूड करे जाते हैं कहाँ, इंडिया में या चाइना में या USA में, तो ये हो जाते हैं आपके USA में ADR, अमेरिकन, ये अमेरिकन डिपॉजिट रिसिप्ट होती है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बहुत, सेलर और बायर दोनों की बात हो रही है। आर द बिजनेस फर्म अंडर टाइप ऑफ द ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, तो देखिए एक तरफ सेलर है एक तरफ बायर है, दोनों ही क्या है, वो बिजनेस फर्म है। तो इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं आपका B2B, बिजनेस टू बिजनेस। यहाँ पर किसका लेन देन हो रहा है, बिजनेस टू बिजनेस का। C2B क्या होता है, कंज्यूमर और बिजनेस। B2B क्या होता है, बिजनेस और कंज्यूमर। तो यहाँ पर हो रहा है आपका ऑप्शन ए, बिजनेस टू बिजनेस में यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज फॉर द फर्म्स रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉफिट मेकिंग ग्रोथ सोशल ऑब्लिगेशन। तो देखिए सामाजिक कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां हैं किसकी, बिजनेस की। क्यों है, क्योंकि यार बिजनेस समाज में से ही लेबर लेता है, समाज से ही फाइनेंस लेता है, समाज में ही चीज बनाकर बेचता है, प्रॉफिट कमाता है। तो समाज के लिए भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं, और उनको क्या बोलते हैं, सोशल ऑब्लिगेशन। ग्रोथ नहीं है, ये तो सब उसके क्या है, ये प्रॉफिट उसके पर्सनल में आ जाते हैं। यहाँ तो किसकी बात हो रही है, आपके सोशल ऑब्लिगेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हमने डिफाइन कर दिया है, और कोशिश की है कि जल्दी से जल्दी हो जाए, ज़्यादा टाइम ना मिले, ना लगे। तो ये आपके कुछ होते हैं क्या, ये आपके स्पेस होता है किसके लिए, रफ काम करने के लिए भी स्पेस होता है। तो आप डोंट वरी, बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम आपकी तैयारी इतनी बढ़िया करा देंगे, बस आप हमारे साथ रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तैयारी अपनी जारी रखिए। हाँ, परेशान मत होइए, ये जितनी भी न्यूज़ आ रही हैं इन सबको आप मत देखा करो। आपको जिस दिन ऑथेंटिक होगी न्यूज़, हम आपको ऑथेंटिक न्यूज़ देंगे, जिस दिन भी वैकेंसी आएंगी, रिजल्ट आएगा, जो भी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।